नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली चुनाव में बीजेपी के मुफ्त कार्ड की, केजरीवाल के खिलाफ बिछाए जाल की। देखेंगे वक्फ अधिनियम पर हुई अहम बैठक को, चुनाव के बीच आप और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन को, नीतीश कुमार की कुर्सी पर मंडराते संकट को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ट्रंप के फैसलों का भारत पर क्या होगा असर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस ने की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी की शिरकत। 1924 के अधिवेशन पर किया गया रैली का आयोजन। कोलकाता के आरजीकर रेप केस मामले में सीएम ममता बनर्जी ने दायर की याचिका। हाईकोर्ट से दोषी संजय रॉय की सजा को बढ़ाने की मांग। दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को झटका। आपके पूर्व एमएलए श्रीदत्त शर्मा और संजय सिंह के प्रतिनिधि सहित कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। भड़काऊ गीत वीडियो मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी राहत। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भेजा नोटिस। गुजरात के जामनगर में शादी समारोह से जुड़ा है मामला। प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ दौरे की तारीख आई सामने। 5 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगाएंगे संगम में डुबकी। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली चुनाव में आप और बीजेपी के बीच जारी शह और मात के खेल के बीच बीजेपी ने एक बार फिर से मुफ्त कार्ड खेल दिया है। दरअसल आपसे डरी बीजेपी ने संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करते हुए फ्री में शिक्षा क्षेत्र में कई सारे सुधार का वादा किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस कदर बौखलाहट में है, उसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है, जहां आपकी तर्ज पर एक बार फिर बीजेपी ने दिल्ली वालों के लिए मुफ्त का कार्ड खेल दिया है। दरअसल मंगलवार 21 जनवरी को बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी करते हुए कई वादे और फ्री की घोषणाएं कर दी हैं। संकल्प पत्र के दूसरे भाग को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जारी किया है, जिसमें एक तरफ तो केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑटो और कैब वालों के लिए अलग वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कई बड़े वादे किए गए हैं। इस दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2 बार की यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति भी होगी। ये मोदी की गारंटी है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित दिल्ली की एक अहम भूमिका है। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहाँ समाधान करेंगे, हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहाँ की भलाई करके दिखाएंगे। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए भाजपा ने मुफ्त कार्ड चल दिया है, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि आपको भर भर के कोसने वाली भाजपा ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल की जन कल्याण योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इन्हीं योजनाओं को आगे लाकर बीजेपी केजरीवाल को टक्कर देने का प्लान तैयार कर रही है। साथ ही बीजेपी का मुफ्त कार्ड इस बात की भी गवाही है कि केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी घोषणाओं से बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के दंगल में बीजेपी और क्या क्या करने पर उतारू होती है। बीजेपी आपको टक्कर देने की लगातार कोशिश कर रही है और यही वजह है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। इस सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल है। यानी पूरी कोशिश की जा रही केजरीवाल को शिकस्त देने की। तो कैसे केजरीवाल को हराने के लिए बनाया गया चक्रव्यूह, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। इस चुनाव में सूबे की 70 विधानसभा सीटों पर 699 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट नई दिल्ली सीट पर है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में राजधानी में सबसे बड़ी जंग केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर लड़ी जा रही है, जो कि आपके लिए उतनी आसान नहीं है। बता दें, नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस ने संदीप दीक्षित और बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी की है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल वैसे ही सियासी चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं,
जिसे महाभारत में अभिमन्यु को बताया जाता है। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में सोमवार को नामांकन वापस का आखिरी दिन था। 20 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद अब दिल्ली में 699 प्रत्याशी बचे हैं। हालांकि 70 विधानसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 1522 लोगों ने पर्चे भरे थे, लेकिन फॉर्म में कमी और पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव के चलते 803 लोगों के नामांकन रिजेक्ट कर दिए गए। इसके बाद बचे 719 प्रत्याशियों में से 20 लोगों ने सोमवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। नई दिल्ली विधानसभा में उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है। नई दिल्ली सीट पर कुल 40 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसमें 31 नामांकन वैध पाए गए। सोमवार को नामांकन वापसी के बाद अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट पर कुल 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसके बाद सियासी मुकाबला तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अरविंद केजरीवाल के सामने 23 प्रत्याशियों में 4 महिलाएं प्रत्याशी भी है। बसपा से वीरेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय लिबरल पार्टी से डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा ताल ठोक रहे हैं। बताते चले, दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में अलग है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा दमखम लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता पाने की कवायद में है। कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में देखना है कि केजरीवाल चौथी बार जीत का मौका लगा पाते हैं या फिर उन्हें चक्रव्यूह में शिकस्त मिलेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर बनी जेपीसी देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर खास लोगों की राय ले रही है। इसको लेकर अब तक कई बैठकें भी हो चुकी हैं। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंगलवार को वक्फ अधिनियम पर जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हुए। तो बैठक में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ अधिनियम पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी रिपोर्ट की तैयारी अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र के दौरान जेपीसी अपनी अंतिम रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप देगी। बता दें, समिति की तरफ से 24 और 25 जनवरी को लगातार 2 दिन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बिल पर क्लॉज दर क्लॉज चर्चा होगी। जेपीसी के सदस्यों से बिल पर संशोधन का नोटिस 22 जनवरी को शाम 4 बजे तक मेल या फिजिकल तरीके से मांगा गया है। उसके बाद बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी बीच जेपीसी पर एक अहम बैठक मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जेपीसी चीफ जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी दलों के सांसद, यूपी सरकार के मंत्री भी पहुंचे। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने बताया, आज की मीटिंग बहुत सकारात्मक रही। यूपी सरकार वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि सबकी भावना है कि गरीब मुसलमानों का कल्याण हो, वक्फ की जमीन रेगुलेट हो और सही उपयोग में आए। वहीं खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि हम लोगों को जेपीसी की मीटिंग में बुलाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे संशोधन हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनका समाधान किया जाएगा। इसके अलावा यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज की मीटिंग में जो हितधारक हैं, उनसे जो आपत्तियां मिल रही हैं, उनके समाधान का काम किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ संशोधन अधिनियम पर हुई इस बैठक में असुद्दीन ओवैसी समेत 11 जेपीसी सदस्य शामिल हुए। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, मौलाना खालिद रशीद, फरंगी महली, मौलाना सैफ अब्बास और जमाते इस्लामी और मिली काउंसिलिंग जैसे संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस तरह बैठक में धर्मगुरु और संगठन विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। बता दें, इससे पहले शनिवार को एक बैठक पटना, बिहार में आयोजित की गई थी। वहीं समिति की पहली बैठक 22 अगस्त 2024 को हुई थी। बताते चले कि भारतीय मुसलमानों के सदियों से दान की गई करोड़ों डॉलर की संपत्ति को नियंत्रित करने वाले दशकों पुराने कानून में संशोधन के प्रस्ताव को ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 कहा गया है। इन संपत्तियों में मस्जिदें, मदरसे, आश्रय गृह और हजारों एकड़ जमीन शामिल हैं, जिन्हें वक्फ कहा जाता है और इनका प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। हालांकि मोदी सरकार इसमें संशोधन कर इन कानूनों में बदलाव चाहती है, जिसके विरोध के बाद ही इस अधिनियम पर जेपीसी कमेटी गठित की गई है। ऐसे में देखना होगा संसद के बजट सत्र में फाइनल क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आप बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली के इतर चंडीगढ़ में होने वाले मेयर चुनाव में आप और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो कैसे दिल्ली के साथ चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बैकफुट पर आई बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह ही चंडीगढ़ में होने वाले मेयर चुनाव में भी अपनी हार सीधी सीधी दिखाई देने लगी है। इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन को लेकर किए जा रहे टूट के दावे भी झूठ साबित हो गए हैं। दरअसल चंडीगढ़ में होने वाले मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है।
यानी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ बीजेपी को चुनौती देती नजर आएंगी। आपको बता दें, चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव जल्द होने हैं। हालांकि फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिए हैं। सोमवार 20 जनवरी को की गई सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया। बता दें, 7 जनवरी को डीसी निशांत कुमार यादव ने जो अधिसूचना जारी की थी, इसके तहत 20 जनवरी को नामांकन और 24 जनवरी को निगम सदन की बैठक में वोटिंग में चुनाव होने थे। हालांकि ये चुनाव 29 जनवरी के बाद करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जहां तक गोपनीयता बैलेट पेपर की जगह हाथ खड़े कर चुनाव कराने के मामले में कोर्ट ने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को इस पर गौर करने के आदेश भी दिए हैं। बता दें, कोर्ट ने यह आदेश वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मेयर कुलदीप कुमार ने याचिका में चुनाव की अधिसूचना को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उनका मेयर कार्यकाल 19 फरवरी 2025 तक होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को आदेश देकर कुलदीप को मेयर पद के लिए नियुक्त किया था। बहरहाल यह तय है कि चुनाव फरवरी में ही होंगे। इसी के साथ बीजेपी को भी बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी कांग्रेस और आप अकेले चुनावी मैदान में दिखाई देंगी। ऐसे में बीजेपी अपना मेयर बनाकर चुनाव में जीत हासिल कर सकती है। हालांकि आप कांग्रेस के गठबंधन के बाद बीजेपी का सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में इंडिया गठबंधन में टूट की खबरों के शोर पर भी विराम लग गया है। बताते चले, कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस बार मेयर पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। भाजपा ने हरप्रीत कौर बाबला को मेयर, बिमला दुबे को सीनियर डिप्टी मेयर और लखबीर सिंह बिल्लू को डिप्टी मेयर का प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस और आप ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी की हार होगी, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास कुल 15 पार्षद है, जबकि कांग्रेस के पास 8 और आपके पास 13 पार्षद है। वहीं इसमें लोकसभा सांसद का भी वोट होता है, जो कांग्रेस के मनीष तिवारी हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में एनडीए में मचा सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के नेतृत्व पर शाह के बयान से उठे विवाद के बीच अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी नीतीश कुमार को लेकर ऐसा कह दिया है कि राज्य में सियासी तापमान और बढ़ गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए में घमासान मचा हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता के उस बयान पर सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहा गया है। दरअसल बीते सोमवार यानी 20 जनवरी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल छपरा पहुंचे थे। यहाँ जब वे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो डबल इंजन का सरकार है, और साथ में डीजल नाम मांगे जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम 5 पांडव हैं। महाभारत के 5 पांडव नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है, और सामने में गौरव की सेना है जो अराजकता और वंशवाद, परिवारवाद, इन्हीं सब चीजों पर एक गौरव की सेना सरकार चलाना चाहती है। मित्रों, बीजेपी नेता के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा ने फिर जोर पकड़ लिया कि बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ कोई खेला करने की प्लानिंग कर रही है। आपको बता दें, बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच दावे किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। हालांकि इन दावों के उलट हाल ही में बिहार के नेतृत्व को लेकर अमित शाह के बयान ने उस वक्त बवाल मचा दिया था, जब उन्होंने निजी मीडिया चैनल से बात करते हुए बयान दिया था कि बिहार में नेतृत्व को लेकर फैसला पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। इसके बाद से ही नीतीश कुमार के बिहार को लेकर भविष्य पर कयासबाजियों का दौर जारी है। इसके बाद भी कई बार बीजेपी नेता इस बात पर जोर डाल चुके हैं कि बिहार में नेतृत्व का फैसला चुनावी नतीजों के बाद किया जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में दोबारा लौटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में बीजेपी नेता के इस बयान ने राज्य में सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। देखना होगा जेडीयू इस बार क्या जवाब देती है। और अब बात डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह की। ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही कई ऑर्डर पास किए हैं। वहीं ट्रंप ने अमेरिका को WHO और पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से बाहर भी कर लिया है। साथ ही प्रवासी और चीन को लेकर भी कई कदम उठाए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप के इन आदेशों का असर क्या भारत पर भी पड़ सकता है।
तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही कई ऑर्डर पास किए हैं और पूरी दुनिया को एक झलक दी है कि आने वाले 4 साल में वो अपना प्रशासन कैसे चलाएंगे। ट्रंप ने पहले ही दिन बाइडेन प्रशासन के उलट कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल के 51 खुफिया अधिकारियों की सुरक्षा मंजूरी निलंबित कर दी है। इसके अलावा कई ऐसे ऑर्डर भी पास किए हैं जिनका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर पर इसका असर पड़ेगा। भारत पर भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन आदेशों का प्रभाव पड़ने की आशंका है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज से बाहर कर लिया है। साथ ही उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को अपने शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिया और जल्द ही उनके साथ बैठक करने के संदेश भी दे दिए। WHO से अमेरिका को बाहर करने पर ट्रंप का मानना है कि कोरोना काल में WHO ने राजनीतिक प्रभावों, विशेष रूप से चीन के प्रभाव में काम किया। उन्होंने WHO पर महामारी के शुरुआती चरणों को ठीक से न संभालने और चीन की इसकी उत्पत्ति के बारे में दुनिया को गुमराह करने की छूट देने का आरोप लगाया। बता दें, WHO भारत में कई मिशनों पर काम करता है और इसकी स्वास्थ्य से जुड़ी लाभकारी योजनाओं के चलते भारत के हजारों गरीब परिवार को भी मदद मिलती है। साथ ही भारत के स्वास्थ्य ढांचे में हो रहे सुधार में भी WHO की अहम भूमिका है। अमेरिका के इससे अलग होने से दुनिया में इसका प्रभाव कम होगा, जो भारत के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। इसी के साथ पेरिस एग्रीमेंट पर खुद को अलग करना इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। भारत भी पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा है और ग्रीन एनर्जी के लिए अहम योगदान दे रहा है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन रोकने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब अमेरिका का ये कदम इसके लक्ष्यों को कमजोर करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों के मुद्दों पर आक्रामक रहे हैं। ट्रंप ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका के आव्राजन और शरण पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया और कहा कि वो अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सेना भेजेंगे और इसी के साथ जन्मजात नागरिकता को खत्म करेंगे। ऐसे में प्रवासियों को लेकर ट्रंप के ये फैसले उन भारतीयों के सपनों पर पानी फेर सकते हैं जो रोजगार या पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कानूनी तरीके से आए प्रवासियों से कोई दिक्कत नहीं है और वो उन्हें पसंद करते हैं। ट्रंप ने कहा, हमें लोगों की जरूरत है और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं लेकिन कानूनी तरीके से। इसी के साथ ट्रंप की चीन से नजदीकी भी कई सारे पहलुओं को दिशा देगी, जो कि भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एशिया में अमेरिका के चीन की तरफ जाने से उसकी भारत से दूरी बढ़ सकती है, क्योंकि एशिया में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।